नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है ये डिस्कशन आपको किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप करेंगे पीसीएस के रिगार्डिंग, कोई भी हो, बीपीएससी यूपीपीएससी और यूपीएससी लेवल तक मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे मैनेज करना पड़ता है कि पीसीएस से हाई भी ना हो जाए और यूपीएससी से लो भी ना रहे, दोनों को हम लोग बिठा के सामंजस्य बिठाकर हम लोग करते हैं। पीटी के फैक्ट भी आपको नोट करवाऊंगा मैं, और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए क्योंकि लास्ट का टॉपिक जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट ही होता है, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जितने मिनट का वीडियो होता है, अगर 32 मिनट का होगा, 33 मिनट का होगा, 35 मिनट का होगा, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 34 मिनट 59 सेकंड तक आपका यूटिलाइज ही होगा। 1 सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ओके, तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कल से ही मैंने शुरू किया है एनसीईआरटी एमसीक्यू, हिस्ट्री को हमने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू मिल जाएंगे दृष्टि आईएएस की बुक से। न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और गाइडेंस रिलेटेड वीडियो में आपको आंसर राइटिंग से लेकर बीपीएससी का सिलेबस, तैयारी कैसे करनी है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या हो, पीटी की स्ट्रेटजी क्या हो, सब आपको गाइडेंस नामक प्लेलिस्ट में मिल जाता है। इकोनॉमिक्स वाले में इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिल जाएगा। बीपीएससी जीएस2 के भी बहुत सारे 25 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। उम्दा लेवल के लेक्चर हैं, बेहतरीन लेवल के लेक्चर हैं। उसके अलावा बीपीएससी निबंध अगर आप सीखना चाहते हैं लिखना, तो बेसिक से मैंने सिखाया। 17 वीडियो अपलोड है निबंध के रिगार्डिंग। मॉडल निबंध भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें। इसके अलावा आईआर का अगर आपने प्लेलिस्ट मेरा नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। आईआर आपको खेल लगने लग जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का अपना, और ये प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे। आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है आज का कि वही जो रेल एक्सीडेंट हुआ है उसमें सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई है। और इसमें से अपने एग्जाम में तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेल संबंधी चुनौती क्या है अपने देश में, और आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है। आप सवाल नोट डाउन करके लिखने की कोशिश इसको कर सकते हैं कि भारतीय रेलवे के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। भारतीय रेलवे के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है भारत की, लेकिन उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैग के हर साल रिपोर्ट आते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, इनके रिपोर्ट आते हैं रेलवे से संबंधित, उसका उल्लेख करके अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, क्योंकि इस न्यूज़ में और अपने काम का कुछ नहीं है। अगला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आजीविका मिशन के बारे में। 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े जाएंगे 1 करोड़ नए परिवार। तो ग्रामीण आजीविका मिशन है क्या भाई, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज़पेपर में है और क्यों 2024 से पहले लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों की समृद्धि में मील का पत्थर मान रही है। देश भर में अभी 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं देश की बहुत सारी महिलाएं। तो हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि ये योजना क्या है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लिखा हुआ है नाम, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि SHG से जुड़ी महिलाओं की आय में 19% जबकि बचत में 28% की वृद्धि देखने को मिली है। किसके कारण, तो आजीविका मिशन के कारण, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तब हम आजीविका मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में गरीब ग्रामीण परिवारों के विविध आजीविका के संवर्धन द्वारा ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना। आजीविका मतलब क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा काम प्रोवाइड करवाकर उनके आजीविका के साधन को उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी आय हो सके और अपना घर वो समुचित तरीके से चला सकें। ये गरीबी पर डायरेक्ट प्रहार माना जाता है कि गरीबी को समाप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए DAY-NRLM का जून 2011 में शुभारंभ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रतिमान बदलाव का सूचक है। DAY-NRLM सभी ग्रामीण गरीब परिवार, ये लाइन याद रखनी, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में देकर या कहीं भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको इस लाइन को लिखना पड़ेगा कि अनुमानित लागत 10 करोड़ परिवार तक पहुंचने और सार्वभौमिक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से उनकी आजीविका पर प्रभाव डालने के साथ साथ
उनको अपने संस्थान और बैंकों से वित्तीय संसाधन की पहुंच के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को एसएचजी में शामिल करना है। सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं उसमें शामिल करना है। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को शामिल करना है। यानी कि महिला सशक्तिकरण में भी इस योजना का योगदान है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में इकोनॉमिक पावर देने की कोशिश कर रही है ये योजना। उसके बाद क्या लिखा है, उनके प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण उनकी लघु आजीविका योजनाओं में सहायता प्रदान करना चाहती है। उनको स्किल दे दिया। किस चीज़ का स्किल? जैसे आपने ब्यूटी मेकअप पार्लर वाला देखा होगा, बिजनेस कितना सारा चलता है, महिलाएं मुख्य रूप से काम करती है। अब उनको हम सिखा देंगे कि कैसे इसका काम होता है, तो वो क्या करेंगी, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकती हैं। कपड़े सिलने का या कपड़े से जुड़े हुए काम हम उनको सिखा सकते हैं। अगरबत्ती जैसे उद्योगों में हम उनको शामिल कर सकते हैं। वेफर्स जो बनते हैं, जैसे अचार हो गया या जो लेज़ वगैरह के जो आलू के चिप्स वगैरह होते हैं, उनसे जुड़े हुए उद्योगों में उनको शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गुलदस्ता बनाने का उद्योग होता है। ये कौन करते हैं भाई? ये पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया जाता है, और इसमें रोज़गार तो मिलता ही है, कमाई भी होती है। और हम क्या करेंगे, उनको हम बैंकों से जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, आसानी से वो लोन भी ले सकेंगे। मुद्रा लोन के द्वारा हम उनको मान लीजिए 1 लाख रुपया दे देंगे और बोलेंगे आप अपना ब्यूटी पार्लर का कारोबार शुरू कर लीजिए। इससे क्या होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण में थोड़ा सा योगदान मिलता है और गरीबी कम होती है मुख्य रूप से। तो स्किल डेवलप करेंगे हम, महिलाओं को प्रशिक्षण भी देंगे। इस मिशन में स्वयं सहायता की भावना में समुदाय पेशेवरों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के सामुदायिक पेशेवर होते, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आता होगा ये काम, तो वो दूसरे को ट्रेंड कर देंगे, के माध्यम से समुदाय संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है। यह DAY NRLM का विशिष्ट प्रस्ताव है। इस प्रकार यह पिछले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से अलग है। इस कार्यक्रम की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन, मतलब कि कहाँ कहाँ, देश लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, जिला के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल तक हमने इसको ले जाने की कोशिश की है। बिल्कुल ब्लॉक, जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं ना, उसके लेवल तक ले जाने की हमने इसको कोशिश की है। उसके बाद से क्या है, मिशन मोड में लागू किया गया है। इससे प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को लगातार व दीर्घकाल तक सहायता उपलब्ध कराने के क्रम में पेशेवर मानव संसाधनों का उपयोग किया गया। हम प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं, या आप हायर करने के अलावा और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाइए थोड़ा सा, और क्या कीजिए, महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं, जिससे क्या हो, वो आत्मनिर्भर बने, पैसा कमा सकें। ये मिशन पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो नहीं समझने वाला था। इसको आप यूज कहाँ पर करेंगे? एक तो पहले आपको आजीविका मिशन पता होना चाहिए, चर्चा में है। दूसरा क्या है, आपको महिला सशक्तिकरण जुड़े हुए ऐसे अगर आए, निबंध आए या कोई आंसर आए GS1 GS2 में, तो वहाँ पर आप इसको सीधा सीधा लिख कर उपयोग कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं इसको। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ भी यहीं पर है और ये दोनों न्यूज़ आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने मुद्रा लोन की बात की थी ना, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को 27 करोड़ मुद्रा लोन वितरित किए हैं। ये किसने बोला है? गृह मंत्री जी ने बोला है। गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि महिलाओं ने अपनी नारी शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। और क्या है, मुद्रा लोन जो होता है, जिसमें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, उसके माध्यम से जब महिलाओं को लोन देंगे तो क्या करेंगे, लोन लेकर कोई कपड़ा थोड़ी नहीं खरीद के पहनेंगे या खाना थोड़ी नहीं खाएंगे। लोन इस पर्पज़ से दिया जाता है कि आप कुछ कारोबार शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बोला कि हमने 27 करोड़ मुद्रा लोन वितरित किए हैं। अगला क्या है कि PM मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को, ये डेट याद रखेंगे, UPPSC का फेवरेट होता है कि योजना कब शुरू हुई, उसका ईयर और डेट पूछ लेता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु व सूक्ष्म उद्यम को 10 लाख रुपए तक का ऋण देना है। कितना तक का? 10 लाख तक का। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि नारी सम्मान का उत्सव प्रधानमंत्री मोदी के लिए महज एक नारा नहीं, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। मतलब मुद्रा लोन के द्वारा हमने नारियों को, मतलब महिलाओं को लोन भी दिया है और आजीविका मिशन के तहत उनको ट्रेनिंग भी दिया है। अब ट्रेनिंग मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, कारोबार शुरू करने में थोड़ी सी आसानी होगी, आजीविका के उनके संसाधन बन सकेंगे आसानी से। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? ये वाला न्यूज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो स्कूल था उसको प्रेरणा केंद्र के रूप में डेवलप कर रही है भारत सरकार, और प्रधानमंत्री जी जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल के बारे में बात हो रही है, वडनगर, गुजरात।
और इसमें क्या है कि प्रत्येक देश के डिस्ट्रिक्ट से 2-2 बच्चों का चयन किया जाएगा प्रत्येक जिला से, और उनको कहाँ भेजा जाएगा, वडनगर में भेजा जाएगा, 1 वीक के लिए भेजा जाएगा और वहाँ पर उनको रखा जाएगा। उनको बताया जाएगा कि प्रेरणा के स्रोत होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी, बहुत सारा कार्यक्रम और म्यूजियम टाइप बनाया जाएगा। इसमें से हमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और प्रेरणा परियोजना के तहत इस स्कूल का विकास किया जाएगा। कौन सा परियोजना? तो प्रेरणा परियोजना इसका नाम है। मूल रूप से आपके लिए न्यूज़ कहाँ पर था? मूल रूप से न्यूज़ था ये। इसमें कुछ दिनों से जब से देश के रेसलर्स, महिला रेसलर्स ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर जब से सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया है, तब से एक एक्ट चर्चा में है, पॉक्सो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2012 में ये एक्ट बनी थी और जो निर्भया गैंगरेप हुआ था दिल्ली में, उसी के बाद इस एक्ट को बनाया गया था। ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। कुछ दिन पहले एक मूवी भी आई थी, अभी भी है ही, वो OTT पर रिलीज हुई थी, एक बंदा काफ़ी है करके, मनोज वाजपेयी की। उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन मूवियों में से एक है। तो पॉक्सो एक्ट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों खास है ये, और क्या उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि क्या प्रावधान है उसके और क्यों उसको लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पॉक्सो को लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं पुलिस के सामने, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत के संविधान में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए कई उपबंध शामिल हैं, और इसके तहत ही क्या है, इसके साथ ही भारत बाल अधिकारों पर अभी समय और बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल अधिकार अभिसमय के वैकल्पिक प्रोटोकॉल जैसे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय उपायों का भी हस्ताक्षर करता है। भारत बाल यौन शोषण के विरुद्ध किसी समर्पित उपबंध का अभाव है अभी भी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो, इसी को क्या कहा जाता है, पॉक्सो। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है ये, और ये बहुत ही ज़रूरी कानून है। जब आप उस पिक्चर को देखेंगे ना, मूवी को जो मैंने अभी बताया, वो G5 पर रिलीज हुई थी, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बेहतरीन आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी कि ये एक्ट है क्या और क्यों बनाया गया था। क्या है कि 2012 में इसको बनाया गया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जिसे बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय वर्ष 1992 के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और उनके प्रति यौन दुर्व्यवहार जैसे अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडात्मक नहीं बनाया गया था पहले। अब उसको परिभाषित करके हमने इसमें दंडात्मक बनाए हैं। बाकी सारे एक्ट से ये एक्ट बिल्कुल अलग है। इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस एक्ट का एक्ट लगते ही किसी अपराधी पर उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती, तत्काल होती है, लेकिन अभी जो केस चल रहा है देश में, उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा रही, बल्कि केस तक दर्ज नहीं हो रहा था। तो इसलिए भी ये चीज़ चर्चा में है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसका भी उल्लंघन हो रहा है अभी। तो क्या है, पॉक्सो अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिंग तटस्थ प्रकृति है ये, ऐसा ही नहीं है कि गर्ल चाइल्ड के साथ होगा तभी ये एक्ट काम करता है। बॉय अगर चाइल्ड है तो उसके साथ भी कोई हैरासमेंट होता है तो उस स्थिति में भी ये एक्ट लागू हो सकती है। अधिनियम में चिन्हित करता है कि बालक और बालिका दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं। यह चाहे पीड़ित किसी भी लिंग का हो, ऐसे कृत्यों को अपराध मानता है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और कानून को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने चाहिए। हालांकि NCRB का रिपोर्ट क्या कहता है कि पीड़ित बालिका और बालक पर अलग अलग डेटा प्रकाशित नहीं किया अभी तक। NCRB के पास बालक कितने सेक्सुअल हैरासमेंट के शिकार होते हैं और बालिका कितने होते हैं, इसका अलग अलग डेटा तक प्रकाशित नहीं करती है NCRB। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो NCRB के कुछ डेटा को देख कर जाइएगा, जैसे महिला अपराध से जुड़े हुए डेटा और जातिगत अपराध से जुड़े हुए डेटा, SC ST के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं, किस राज्य में दहेज उत्पीड़न से जुड़े हुए केस ज़्यादा आते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न संबंधी किस राज्य में ज़्यादा अपराध होते हैं। एक बार डेटा देख कर जाएंगे तो अगर सवाल पूछता है या निबंध पूछता है तो उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मेंस से पहले के ये ट्रिक होते हैं थोड़े बहुत, जिससे आपके अंक बढ़ जाते हैं। क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पाया गया कि पॉक्सो के प्रत्येक 1000 मामलों में पीड़ित बालकों की संख्या लगभग 8 थी, यानी कि 0.8% थे। लेकिन ये 8 भी तो मायने रखता है, भले ही कम हो लेकिन ये 8 भी तो मायने रखता है, इनका भी नहीं होना चाहिए।
यह दर्शाता है कि बालकों का यौन शोषण भी एक गंभीर मुद्दा है जो काफ़ी हद तक रिपोर्ट नहीं की जाती है और अधिनियम द्वारा इसे भी संबोधित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? लिंग तटस्थ अधिनियम है ये, यानी कि ये जेंडर बाइज्ड नहीं है, ये जेंडर को पूर्ण रूपेण इक्वालिटी के तौर पर देखता है कि किसी का भी शोषण हो सकता है। ये इसकी खासियत है। भारत में बहुत कम एक्ट ऐसे हैं जो जेंडर अनबाइज्ड हों, इसको ध्यान रखेंगे। मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी, न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थाओं, किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्थान के द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट करने के लिए अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता पाई जाती है। कोई इंस्टीट्यूट भी जाके दर्ज करवा सकता है मतलब मामला, और कोई इंसान भी जाके कर सकता है, कोई दूसरा इंसान भी जाके दर्ज करवा सकता है मामले को। क्या है कि जहां मामलों की गैर रिपोर्टिंग को भी पॉक्सो अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराध को छिपाना अब तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है। कोई मामला हुआ है लेकिन उसके आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत ही कठोर कानून है और इस कानून की ज़रूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। विभिन्न शब्द की स्पष्ट परिभाषा है। अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बनाया गया है। इसके भंडारण, अगर आप स्टोर करके भी रखते हैं बच्चों से जुड़े हुए खराब वीडियो को, तो उसको भी एक माना गया है, इसमें अपराध की श्रेणी में उसको माना गया है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। वो अगला क्या बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता मौजूद किसी महिला के सील को भंग करने की अमूर्त परिभाषा के विपरीत, जैसे भारतीय आईपीसी में क्या दिया हुआ है कि महिलाओं के सील को भंग करना के उसमें परिभाषित किया गया है कि विपरीत इस अधिनियम में यौन दुर्व्यवहार के कृत्य को स्पष्ट शब्दों में न्यूनतम सजा में वृद्धि के साथ परिभाषित किया गया है। इसमें विशिष्ट रूप से परिभाषित करके बताया गया है कि यौन दुर्व्यवहार बच्चों के साथ क्या होता है क्या नहीं। इसको ध्यान रखेंगे आप लोगों के। और क्या है पॉक्सो अधिनियम से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? अब सवाल में आपसे चुनौती पूछा जाएगा आप लोगों से, और ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो चुनौती ही सिर्फ नहीं बताएंगे आप लोग, समाधान भी बताएंगे कि आपसे सिर्फ प्रॉब्लम ही, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको दिन भर से प्रॉब्लम गिनाएंगे, समाधान कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना है। ऑफिसर का एटीट्यूड क्या होता है, आपको समाधान भी बताना पड़ेगा। तो चुनौतियाँ मैं बता रहा हूँ, समाधान आप सोचेंगे इसका क्या हो सकता है। पुलिस बल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। महिलाओं की प्रतिनिधित्व जो है पुलिस बल में बहुत ही कम है। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार अपना टॉप पर आता है। बिहार में बहुत सारी महिला पुलिस बल हैं, लेकिन बाकी पूरे देश में पुलिस में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे क्या होता है थोड़ी सी सेंसिटिविटी नहीं हो पाती है। अब कोई छोटी बच्ची है, मान लीजिए गर्ल है, तो जितनी ओपन हो सकेगी किसी महिला पुलिसकर्मी के सामने, उतना तो पुरुष के सामने नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ के कारण भी थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। लेकिन इस प्रावधान का पालन करना व्यवहारिक रूप से संभव हो जाता है जब पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10% है। कई पुलिस थानों में शायद ही कोई महिला कर्मी उपस्थित होती है। क्या लिखा हुआ है ऊपर कि अधिनियम में प्रावधान है कि एक महिला उप निरीक्षक के द्वारा, अधिनियम में क्या लिखा हुआ है कि महिला उप निरीक्षक के द्वारा प्रभावित बच्चों का बयान बच्चे के निवास स्थान या पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाएगा। बच्चों को पुलिस स्टेशन लाने की कोई इसमें अधिनियम में नहीं लिखा हुआ। बच्चे पुलिस स्टेशन आके दर्ज करवाएंगे, उनके घर पर जाके या उनके पसंदीदा किसी भी जगह जाके महिला उप निरीक्षक के द्वारा बयान दर्ज किया जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे आप। और यही महिला पुलिसकर्मी जब नहीं उपस्थित होंगे तो कैसे बयान दर्ज होगा बताइए। जांच में चूक का है। यद्यपि बयान दर्ज करने के लिए ऑडियो वीडियो माध्यमों का उपयोग करने का प्रावधान है, फिर भी कुछ मामलों में जांच में अपराध स्थलों के संरक्षण के मामले में चूक की खबरें मिलती रहती हैं। सफ़ी मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल वर्ष 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में यह जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वो अपराध स्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करे और साक्ष्य के रूप में से संरक्षित करे। ओके। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मोबाइल डेटा, मोबाइल का लोकेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में आते हैं। सुनिश्चित करने के लिए उचित अवसंरचना का अभाव में किसी भी ऑडियो वीडियो माध्यम का उपयोग कर रिकॉर्डिंग किए गए साक्ष्य की न्यायालय के समक्ष स्वीकार्यता हमेशा चुनौती बनी रहती है कि न्यायालय उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा परीक्षण नहीं, यानी कि अधिनियम का एक अन्य प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियोक्त्री के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। यद्यपि अधिकांश मामले में इस तरह के बयान दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, न ही अपने बयान से मुकरने वाले को दंडित किया जाता है। इस परिदृश्य में ऐसी बयानबाजी भी निरस्त हो जाती है। ये सब कुछ चुनौतियाँ हैं। आयु निर्धारण का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा चुनौती है। यद्यपि किशोर अपराधी का आयु निर्धारण किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के द्वारा निर्देशित है, किशोर पीड़ित के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अगला क्या है, जर्नैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य
2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदत्त वैधानिक प्रावधान को अपराध के शिकार हुए किसी बच्चे के लिए उसकी आयु निर्धारित करने में सहयोगी आधार होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आरोप पत्र दाखिल करने में देरी भी एक चुनौती है। हाल ही बने यौन संबंधों को साबित करने के लिए शर्त आरोपित नहीं है अभी भी। ओके, तो इन सब चुनौती पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। आप इस एक्ट को पढ़ने के बाद अगर और भी कोई चुनौती आपको समझ में आती है अपनी सोच समझ से, उस पॉइंट को भी शामिल करेंगे और फिर उसके आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहेगा, मैंने आपको समाधान नहीं बताया है, वो आपको तलाशना है कि समाधान क्या हो सकता है। पॉइंट में लिखिएगा कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका पर्यावरण से संबंधित है कि प्लास्टिक के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधि एक बनाने की कोशिश की जा रही है। पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस में 2 जून को आयोजित संयुक्त राष्ट्र वार्ता में 175 देशों ने नवंबर 2023 तक दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि का पहला मसौदा तैयार करने और 2024 के अंत तक इसे अमली जामा पहचाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। कहाँ पर हो रहा है ये सम्मेलन भाई? किसका है? तो यूएन का है। यूएन का ही सम्मेलन है जिसमें 175 देश भाग ले रहे हैं। पेरिस में ये सम्मेलन हो रहा है और सब लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, प्लास्टिक को बैन करने की थोड़ा सा सोचते हैं। ख़ास तौर पर कौन से? तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं। भारत में कब बैन हो गया है? तो 2022 के जुलाई से भारत सरकार का आधिकारिक रूप से बैन किया इसको, लेकिन अभी भी ये सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आप जहाँ चाहें जो चाहें उतने प्लास्टिक आपको उतनी ही आसानी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। आपको ये बताना है कि प्लास्टिक को बैन करने के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से बैन करना उतना आसान है जितना बोलने में लगता है? कितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी प्रभावित होगी इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, बहुत सारे एमएसएमई के ऐसे उद्योग हैं जो प्लास्टिक उद्योग पर केंद्रित हैं 100%, तो वो सारे बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए जब परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों के लिए परिवर्तन अच्छा होता है। शहरी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हो सकता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का विषय हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके लिए प्लास्टिक आजीविका का विषय होता है। इसलिए बैन करना हमेशा एक चुनौती बना हुआ रहता है। इस पर पक्ष और विपक्ष लिखने की कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक बैन करने के पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं और प्लास्टिक बैन करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उसको विपक्ष में आप लोग लिख सकते हैं। लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ नहीं लिखेंगे आप तो कोई फ़ायदा ऐसा होगा नहीं आपको। ओके, अगला क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, बढ़ रहा है, हमें भी पता है। क्या है कि यह स्तर गंभीर वैश्विक आपदा है। यह सतत विकास के सभी आयाम जैसे पर्यावरणीय, सामाजिक सब पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही है। प्लास्टिक प्रदूषण को टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं टाइम बॉम्ब है। प्लास्टिक एक ऐसा प्रदूषक है जो स्थल के साथ साथ जलमंडल, वायुमंडल को भी जहरीला बना देता है। ठीक है, प्लास्टिक में भी कौन सा? माइक्रो प्लास्टिक तो कई सारे हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में होता है। हम जो खाना खाते हैं वो कई बार प्लास्टिक के पन्नी में पैक होता है। तो उन सब में माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे से सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं जो हमारे फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 2040 तक जलीय पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा प्रतिवर्ष 23 से 37 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये सब। अगला क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माने तो 1950 से 2017 के बीच में उत्पादित 9 अरब टन प्लास्टिक में से लगभग 7 अरब टन प्लास्टिक कचरे के रूप में परिणत हो गया है। यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार अमेरिका में उत्पादित और उपयोग में लाए गए प्लास्टिक का हर एक टुकड़ा आज तक पर्यावरण में मौजूद है। तो ठीक है, पर्यावरण मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र ने बोला है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बैठक कहाँ पर हुई है? तो पेरिस में हुई है। यूएन का बैठक था। और जो मैंने आपको बताया, पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ये पीटी के लिए आपके लिए फैक्ट है कि राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है कि इनको, हमारे राष्ट्रपति जी को। सूरीनाम कहाँ है, इसका कैपिटल क्या है, ये सब आपको अल्टरनेट अपने आप बता देना चाहिए। इसमें कुछ बोलने की चीज़ है ही नहीं। कमेंट कीजिए, बताइए, देखिए, सर्च कीजिए, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने गहरे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपने भारतीय समकक्ष को यह सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। बिल्कुल करना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, नागरिक सम्मान। और वहाँ के राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? राष्ट्रपति जी का नाम मैंने दिखाया था, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओके,
अगले न्यूज़ पर चले अब हम लोग। इसमें पीटी फैक्ट है ये आपके लिए। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को कहाँ पर दिया गया था, सॉरी प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। कम से कम सम्मान जो दिए जाते हैं उनका नाम याद रखेंगे। जैसे इसका नाम क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना, कि ये किस देश का सम्मान है। कई बार पूछे जा सकते हैं आपको स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में कि मैच कीजिए कौन से देश का कौन सा सम्मान है। ओके, अगली न्यूज़ पर चलें हम लोग। अगला न्यूज़ जो है ये भी आपके पीटी फैक्ट से संबंधित। अभी और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं अपने पास, आर्टिकल द हिंदू का बाकी ही है, उसको डिस्कस करना है। ये क्या है, ये भी आपका पीटी फैक्ट से संबंधित है। क्या है, कर्नल प्रियंका सिंह नाम है इनका, और इसके साथ ही वो अत्यंत महत्वपूर्ण आपूर्ति और परिवहन कवर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं। लॉजिस्टिक में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। क्या नाम है इनका, कर्नल प्रियंका सिंह नाम है इनका, और इनको दिया गया कार्यभार। इनका नाम आप याद रखेंगे। भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में वो आपूर्ति और परिवहन कवर उपलब्ध कराने के लिए पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया इनको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पीटी फैक्ट था। अगला जो न्यूज़ है ये आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से गंदगी की जो सफाई होती है, नाले की सफाई जो होती है, एनसीईआरटी पढ़ा होगा। तो मैला ढोने की जो प्रथा है हाथ से, इस पर डिटेल में एक योजना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक रिपोर्ट आई है जो सुखद रिपोर्ट है कि 508 डिस्ट्रिक्ट देश में ऐसे हैं जो फ्री हो गए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से। ये मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया है। मतलब हाथ से, और किसी इंसान को सोचिए जो आपका वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट से लेकर बाकी सारे वेस्ट, उनको कोई हाथ से साफ़ करता था। ये मानवीय गरिमा के कितना ज़्यादा खिलाफ है। आप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता था जब वो टनल में उतरते थे, नाले में उतरते थे उनके सफाई के लिए। वहाँ पर जहरीली गैस होती है बहुत सारी, तो जहरीली गैस के कारण कई बार आपने सुना होगा कि 5 मज़दूरों की डेथ हो गई है, 10 मज़दूरों की डेथ हो गई है। तो इसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, और वो योजना मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नमस्ते योजना नाम है उसका। क्या नाम है, अभी मैं उसको डिटेल में आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और नहीं भी पूछे जाएंगे तो भी आपको ये योजना पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग या कहीं पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और चर्चा में है। तो भारत सरकार ने एक नमस्ते योजना करके चलाया, जिससे क्या हुआ, और बहुत ही अच्छी योजना थी कि भाई जो हाथ से गंदगी जिनको साफ़ करना पड़ता है, नाले साफ़ करना पड़ता है, उनको लेकर थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाई जाए। क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, क्यों ना हम उनको किट ऐसा दें, उनको पूरा समुचित किट देना चाहिए। उनको सांस लेने के लिए गैस का सिलेंडर देना चाहिए, पूरे बॉडी को ढकने के लिए देना चाहिए। और कुछ ऐसा रोबोट हम बना लें या कुछ ऐसा मशीन हम बना लें जिससे क्या हो, जिससे नाले की सफाई संभव हो पाए ऑटोमेटिक तरीके से। हम चांद तक पहुंचने की बात कर रहे हैं और नाले की सफाई इंसान से करवा रहे हैं। थोड़ी सी ये थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है इसमें। तो जो नमस्ते योजना है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है उसमें। भाई देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गौर से देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में यांत्रिकीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, क्या नाम है इसका, नमस्ते के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साथ ही सरकार सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक क्या बोलते हैं सफाई, 100% मैकेनाइज कर रही है, मशीनों से सफाई होगी। इसको लेकर फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, और कार्यक्रम कार्यान्वयन को चला रही है कि भाई ऐसा हो हाथ से किसी को गंदगी ना साफ करना पड़े। इस योजना को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अर्बन लोकल बॉडीज, कौन सा मंत्रालय होगा, शहरी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होगा। शहरी मामलों का जो मंत्रालय भारत सरकार का वही होगा। मंत्रालय तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मंत्रालय से सवाल पूछा जा सकता है। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र के योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। कब, 2022 में लॉन्च किया गया। 2023-24 के बजट में इसमें 100 करोड़ रुपया और भी डाला गया है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है। 2 मंत्रालय हैं इसमें। ये सोशल जस्टिस का भी तो विषय है, क्योंकि मुख्य रूप से कौन होते हैं भाई नालों वगैरह का हाथ से साफ करने वाले, सामान्य तौर पर वो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, समाज के सबसे निम्न तबके से आते हैं वो लोग, बहुत ही गरीब लोग होते हैं वो, है ना। तो इसलिए कौन से मंत्रालय शामिल है मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। सोशल जस्टिस वाला मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय और शहरी मामलों का मंत्रालय इसमें शामिल है। ये आपको याद रह जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है,
तो असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना। असुरक्षित सीवर की सफाई की जो प्रथा है अपने देश में कि इंसान को उतार दिया सीढ़ी लगाकर, बोला साफ़ करो हाथ से, तो उसमें डेथ हो जाती है कई बार उन लोगों की, इसी को समाप्त करना। उद्देश्य क्या है, नोट डाउन करना हो तो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। भारत में स्वच्छता सफाई कार्यों से होने वाली मौत को शून्य करना, कि ऐसा ना हो कि हमारी गंदगी को साफ करने के लिए किसी को अपना जीवन दांव पर लगाना पड़े, तो इस चीज़ को समाप्त करना। स्वच्छता के सभी कार्यकुशल श्रमिकों के द्वारा करवाना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव बल के सीधे संपर्क में न आए। उसके बाद से क्या है कि स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त करना। सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य व शहरी निकाय तीनों लेवल पर, देश के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर और अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं उन पर स्तरों पर पर्यवेक्षी और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। तीनों स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं। स्वच्छता सेवा चाहने वाले व्यक्ति और संस्थानों पंजीकृत कुशल स्वास्थ्य श्रमिकों से सेवाएं लेने हेतु जागरूकता बढ़ाना। यूएलबी का लागू की जाने वाली योजनाओं की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो नमस्ते में सीवर सेप्टिक टैंक जो वर्कर्स होते हैं उनकी पहचान करने की परिकल्पना की गई। सबसे पहले ये पहचान करो कि कौन कौन लोग ये काम करते हैं। सामान्य तौर पर वो कोई ऐसे पंजीकृत लोग नहीं होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग होते हैं जिनको पैसे के लिए मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पीपीई किट प्रदान करना, कि भाई किट दो उनको। स्वच्छता प्रतिकाम इकाई यानी कि सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट को सुरक्षा उपकरणों हेतु सहायता देना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चिन्हित एसएसडब्ल्यू और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना। जो इनके वर्कर्स होंगे उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जाता है, उससे भी उनको जोड़ना, जिससे क्या होगा, अगर वो बीमार होंगे तो उनको इलाज मुफ्त में मिल सकेगा। आजीविका की भी सहायता देना। सूचना, शिक्षा और संचार, इसको भी बढ़ावा देना है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा और मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है ये पता ही होगा आपको, और ये क्या है, ये अमानवीय प्रथा के रूप में चिन्हित है। मानवीयता तो बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। क्या है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को सार्वजनिक सड़कों, सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालों और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, अगले पर चलें। ये पूरा एक्ट मैंने बता दिया आपको क्या है। ये नमस्ते योजना को ध्यान में रखेंगे। 2023-24 में से 100 करोड़ रुपया और भी डाला गया है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि एक द हिंदू में आर्टिकल आया है और उससे जुड़े हुए सवाल पूछे। ये आर्टिकल का मैं एक सार बताऊं अगर आपको, उसके बाद मैं आपको इसमें वेब 3.0 की बात की गई है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। वेब 3.0 के बारे में यूपीएससी 2022 के पीटी एग्ज़ाम में 2022 के पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है सवाल। अगर आप वहाँ पर देखेंगे जाकर तो क्वेश्चन पेपर में तो आपको मिल जाएगा। तो वेब 3.0 चर्चा में है, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, तो वो पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में इन्होंने क्या बात की है कि टेक्नोलॉजी के कारण राजनीतिक जो सीमाएं हैं ये इसका उल्लंघन हो रहा है। राजनीतिक सीमा क्या होती है, जो देश का पॉलिटिकल, हमारे जहाँ तक हमारे कानून लागू होते हैं, भारत का जो पूरा पॉलिटिकल एरिया है वही होता है। पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो होते हैं, हमारा पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर हमारा कानून लागू होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो राजनीतिक सीमाएँ और सॉवरेंटी तो मायने रखती हैं, लेकिन डिजिटल जो सीमाएँ हैं और जो सॉवरेंटी है वो ज़्यादा मायने रखता है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि डिजिटल रूप से सुरक्षित हो हम, जब क्या हो, क्योंकि डिजिटल में तो सुरक्षा का कोई सीमा होता नहीं है। पूरी दुनिया का इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये चीज़ तो क्लियर होगा आपको। और इंटरनेट के माध्यम जब कोई एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से तुर्की में कोई बैठकर भारत में कोई क्राइम कर सकता है। अब भारत सरकार के अधिकारिता क्षेत्र में तो तुर्की नहीं आता है, तो भारत सरकार को अगर उस क्रिमिनल पर कोई भी एक्शन लेना होगा तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी, तुर्की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। यानी कि इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जब तक कोई हमारे पास ऐसी सूचना के तंत्र नहीं होगा, हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, हमारे पास कोई ऐसा पैक्ट नहीं साइन किया गया होगा, पूरी दुनिया किसी एक कानून के लेकर जब तक राज़ी नहीं होगी, तब तक इंटरनेट से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं ना,
क्राइम है ना, उनको यूटिलाइज, उनको कम नहीं किया जा सकता है, उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इसी की बात की है इन्होंने कि ठीक है, बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं और उसके कारण से अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे साइबर अटैक से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं इसी के तहत आते हैं। तो इन्होंने और भी ज़्यादा क्या बात की है कि जैसे इन्होंने अमेरिका के कुछ कंपनियों का उदाहरण दिया है, जिनको बोला है कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट हैव सिम्बॉलिकली सप्रेस्ड जर्मनी जीडीपी। मतलब इन कंपनियों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये बड़े बड़े देशों के जीडीपी से आगे निकल सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि इन जो कंपनियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। ये जो कंपनियां हैं, बिग कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, इनके पास इतना ज़्यादा डेटा है पूरे दुनिया का कि किसी भी देश के जो सरकार है, जो उनकी सॉवरेंटी है, जो उसके डिजिटल राइट्स हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं आसानी से। उसके बाद इन्होंने ये सारी समस्याएं गिनाई है कि ये सब समस्या आ रही है कि डेटा हमारा जा रहा है, और बहुत सारी समस्याएं गिनाई है। इसका उपाय उन्होंने क्या बताया है? उपाय इन्होंने बताया है, पहला उपाय इन्होंने बताया कि भारत को अपने यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन का कानून बनाना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन का कानून अपने देश में अभी भी नहीं मौजूद है। श्री कृष्ण समिति जस्टिस श्री कृष्ण समिति है, जिसको बनाया गया था डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सुझाव देने के लिए। तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर एक विधेयक लाया गया था 2022 में, लेकिन अभी तक वो पारित नहीं हुआ है। वो विधेयक डेटा संरक्षण संबंधी कानून बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो विधेयक अभी भी पारित नहीं हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा। इसके बाद इन्होंने एक और उपाय बताया। पहला तो उपाय क्या बताया कि डेटा संरक्षण का एक कानून लागू होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि G20 की बैठक है भारत में, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे दुनिया के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ वी कैन नॉट हैव ए डेटा शेयरिंग इकोसिस्टम बेस्ड ऑन ए प्राइवेसी फ्री फ्लो ऑफ डेटा एंड ग्लोबल रेगुलेटरी सिस्टम ट्रस्टेड बाय ऑल कंट्रीज, नेशंस, स्टेट, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा रेगुलेटिंग बॉडी होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, रेगुलेटिंग बॉडी होना चाहिए, जो पूरे दुनिया के इंटरनेट का जो इकोसिस्टम है उसको ही रेगुलेट कर सके कोई। क्योंकि दुनिया की राजनीतिक सीमाएं देशों की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमिक के जो इंटरनेट संबंधी चीज़ें हैं वो एक ही हो गया है पूरी दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने का इंटरनेट भी उसमें योगदान करता है। तो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप सोचेंगे केवल भारत अकेला ही उसको हल कर सकता है, उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं संभव है। तो इन्होंने दो उपाय बताए हैं। एक बोला है कि G20 की बैठक हमारे देश में हो रही है, तो हम इसको क्यों ना ऐसा करें कि हम इसमें ऐसी चीज़ों को उठाएं जिससे क्या हो, आने वाले दिनों में कोई पूरे वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा प्रिंसिपल डेवलप हो जाए, कोई ऐसी संस्था डेवलप हो जाए जिसके कारण से क्या हो, इंटरनेट और साइबर अटैक संबंधी जो प्रावधान, जो घटनाएं हो रही हैं पूरी दुनिया में, उन पर लगाने की थोड़ी सी कोशिश की जाए। अब वेब 3.0 के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वेब इतिहास के आधुनिक पुनर्कथा में विश्व पूर्णतः इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है। हम विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल 1.0 से केंद्रीकृत एकाधिकारवादी प्लेटफॉर्म 2.0 की ओर बढ़ चले हैं, और अब विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन आधारित आर्किटेक्चर यानी कि वेब 3.0 युग की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। वेब का पहला संस्करण वेब 1.0, दूसरा आया 2.0, तीसरा अभी संस्करण आ गया है इंटरनेट का, उसको कहा जाता है वेब 3.0। इसमें क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। वेब 3.0 वर्तमान आख्यान के साथ अब शक्ति कुछ प्रभुत्वशाली वेब 2.0 कंपनियों के हाथ से निकलकर पुनः जनता के नियंत्रण में आ जाएगी। वेब 3.0 भारत और इसके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए व्यापक अवसरों की पेश करती है। हालांकि ब्लॉकचेन नियामक उपाय, कराधान और विकेंद्रीकरण के मामले में कुछ बाधाएं मौजूद जरूर है। अब वेब 3.0 होता क्या है? वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज नहीं है, एक ही जगह सब कुछ नहीं होगा। विकेंद्रीकृत मतलब अलग अलग जगह पर सब कुछ होगा, जनता के हाथों में अधिक नियंत्रण होगा। पहले क्या होता था, इंटरनेट सेंट्रलाइज होता था, अब विकेंद्रीकृत हो गया है वेब 3.0 में, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संचालित होगा। यह वर्तमान में प्रयुक्त वेब 1.0 वेब 2.0 संस्करण से बिल्कुल ही भिन्न होगा। वेब 1.0
वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट, जिसका आविष्कार 1989 में हुआ था। वर्ष 1993 में यह लोकप्रिय हुआ और वर्ष 1999 तक चला। वेब 1.0 के दौरान इंटरनेट प्रायः स्थिर वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज के रूप में संचालित था, जहां उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्थिर सूचनाओं को पढ़ते थे, उसके साथ अंतःक्रिया करते थे। मतलब पहले जो आप वेबसाइट देखा होगा उस पर कुछ लिखा होता तो उसको आप पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगा, है ना। वेब 2.0 1990 के दशक में अंत में शुरू हुआ। वर्तमान में वेब 2.0 का ही युग चल रहा है। इसमें क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका उदाहरण होते हैं वेब 2.0 का, जिसमें वेबसाइट पर आप न केवल जाते हैं बल्कि वहाँ पर कुछ भी आप फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना कुछ लिख सकते हैं, कुछ आप मिटा सकते हैं। ये क्या है, वेब 2.0 का उदाहरण होता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले आप यूट्यूब पर केवल वीडियो देख सकते थे। अगर वेब 1.0 की बात करूँ मैं तो आप उस पर कुछ अपलोड नहीं कर सकते थे। अब क्या होता है, आप उस अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। इसको वेब 2.0 कहा जाता है। वेब 3.0 में क्या होगा, इस पर लिखा हुआ है कि वेब 3.0 में उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी। आप किसी चीज़ को देखेंगे, आप किसी वेबसाइट पर समय बिताएंगे, उसके बदले में आपको पेमेंट किया जाएगा। जो अभी से भिन्न स्थिति होगी, जहां विभिन्न प्लेटफॉर्म का नियंत्रण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के पास है। अभी क्या है, सबके पास है अपना अपना नियंत्रण, उसमें नियंत्रण जनता के हाथों में आ जाएगा। वेब 3.0 का महत्व क्या है, क्रिएटर्स और बिल्डर्स की एक बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के उपकरणों का लाभ उठाएंगे और इस नई अर्थव्यवस्था में भागीदारी करेंगे। वेब 3.0 विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन होने की भावना रखता है। वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा, जहां उपयोगकर्ता के पास अपने डेटा का नियंत्रण होगा। आपके फ़ोटो का नियंत्रण किसके पास होगा, केवल और केवल आपके पास होगा। आपने किस चीज़ को सर्च किया है गूगल पर, मान लीजिए आपने जूता सर्च किया और जूता का ऐड आपको दिखाने लग जाता है, ये सब वेब 3.0 में संभव नहीं होगा, क्योंकि 100% डेटा पर नियंत्रण किसका होगा, यूजर्स का होगा, जनता जनार्दन का होगा। वेब 2.0 में ऐसा चीज़ नहीं होता है। यह बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक किराए को समाप्त कर देगा। आम लोगों को उपयोगकर्ता जनित डेटा के विज्ञापन आधारित विमुद्रीकरण के त्रुटिपूर्ण कारोबार मॉडल से मुक्त करेगा, जो आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहचान ही बन गया है। वेब 2.0 इंटरनेट ट्रैफिक में अधिकांश डेटा का स्वामित्व या प्रबंधन कुछ बड़ी कंपनियों के पास होती है, जबकि वेब 3.0 में किसके पास होगी, जनता के पास उसका डेटा का अधिकार होगा। यहाँ एक निराशा की भावना व्याप्त है कि इंटरनेट का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है। इस संदर्भ में वेब 3.0 की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। वेब 3.0 के एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, इससे जुड़े हुए शॉर्ट फॉर्म के सवाल ही पूछे जाएंगे या इसको आप आने वाले समय में निबंध वगैरह में यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, कुछ खामी रह जाती हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।